9 दिसंबर की सुबह बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। न्यूज़ ये थी कि एक इंसान ने अपनी जान ले ली है। एंड जब पुलिस लोकेशन पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक रूम में एक आदमी की डेड बॉडी लटकी हुई थी और बॉडी की चेस्ट पर एक पेपर लगा हुआ था जिस पे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। इतना ही नहीं, ये आदमी अपने पीछे छोड़ गया था 90 मिनट का एक वीडियो एंड 24 पेपर्स का लेटर। सो द क्वेश्चन इज कि आखिर कौन था ये आदमी एंड ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद की ही जान ले ली एंड उसने इतना डिटेल्ड आंसर क्यों दिया था लोगों को। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला था एंड वो अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा था। अतुल की मॉम अंजू मोदी एंड डैड पवन मोदी ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया था और उन्होंने अतुल को बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। अतुल बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता था एंड ही वॉज अ स्पेशलिस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जॉब के साथ साथ वो एक अच्छा बेटा और बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाता था एंड उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बट उसकी लाइफ में एक चीज़ की कमी थी और वो थी एक लाइफ पार्टनर की एंड इसीलिए उसने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाई थी और उसकी लाइफ का ये मिसिंग पार्ट भी उसे बहुत जल्दी मिलने वाला था। एंड फिर 2018 में अतुल की मुलाकात हुई निकिता सिंघानिया से जो कि जौनपुर यूपी की रहने वाली थी। जब अतुल ने निकिता से बात करना शुरू ही किया था तो उसे निकिता एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की लगी थी एंड इसका रीजन था कि निकिता बहुत कम बात किया करती थी एंड इसीलिए अतुल को लगता था कि निकिता बहुत कम बात करती है और वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलती है। इसका मतलब वो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है और ऐसे ही धीरे धीरे इन्होंने बातें करना शुरू कर दिया था एंड अतुल को भी निकिता पसंद आ गई थी एंड थोड़ा टाइम बात करने के बाद ही अप्रैल 2019 में फाइनली इन दोनों ने शादी कर ली। इतनी जल्दी शादी करने का एक रीजन ये भी था कि निकिता के डैड की तबीयत खराब रहा करती थी और वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनकी आंखों के सामने ही हो जाए एंड शादी होने के बाद भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था एंड निकिता अभी भी बहुत कम बात किया करती थी एंड ऑनेस्टली अतुल को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी एंड ही बिलीव दिस कि उसका नेचर ही ऐसा है। बट जब शादी होने के बाद वो दोनों हनीमून पर गए तो उसे निकिता थोड़ी डिस्टेंट लगी एंड इसका रीजन था कि निकिता ना तो कभी अतुल से ढंग से बात किया करती थी लाइक अदर्स वाइफ डू एंड ना ही कभी अतुल के साथ कहीं घूमने जाया करती थी। सो अतुल वॉज वरिड कि क्या प्रॉब्लम है तो वो बार बार निकिता से पूछता था कि क्या हो गया है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। लेकिन जब निकिता ने उसे रीजन बताया सो ही कुड नॉट बिलीव ऑन हिज ears। निकिता ने अतुल को बताया कि उसे कभी अतुल से शादी करनी ही नहीं थी एंड ये शादी उसने सिर्फ अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर करी थी क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब रहा करती थी एंड यही रीजन था कि अपनी फैमिली के लिए उसने ये शादी की। ऑल्सो बिकॉज ही वॉज अ परफेक्ट मैच for Nikita, at least according to her family. And this was a very heartbreaking thing for Atul. एंड अब इसी टॉपिक को लेकर निकिता और अतुल के बीच झगड़े होने शुरू हो गए थे बट स्टिल अतुल ने सोचा कि मैं इतनी आसानी से अपनी मैरिज पर गिव अप नहीं करूंगा। उसने सोचा कि अगर मैं ट्राई करता रहूं और निकिता को ये दिखाता रहूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं सो मे बी शी विल कम बैक अराउंड और उसे भी मेरे प्यार की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जब वो दोनों मॉरिशस से वापस बैंगलोर आए तो अतुल ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने स्टार्ट कर दिए जस्ट टू मेक हर फील कंफर्टेबल और वो हर रोज 13-13 किलोमीटर अपनी बाइक पर ट्रैवल करता था। पहले निकिता को उसके ऑफिस ड्रॉप करने के लिए एंड फिर वापस पिक करने के लिए एंड थैंकफुली अतुल के जो भी एफर्ट्स थे अब वो निकिता को भी दिखने लगे थे एंड अब निकिता भी थोड़ा थोड़ा अतुल को पसंद करने लगी थी एंड देन निकिता गॉट प्रेग्नेंट एंड इसी टाइम पर निकिता की जॉब भी चली गई थी एंड उसकी जॉब जाने का रीज़न था डिसिप्लिन इश्यूज एंड अब जब उसको जॉब से फायर कर दिया गया था तो वो अपने घर पर ही रहा करती थी एंड अपना टाइम पास करने के लिए या तो वो अपनी मॉम से फ़ोन पर बात किया करती थी या फिर पूरा दिन कोरियन ड्रामा देखा करती थी एंड इस टाइम पर अतुल निकिता का बहुत ध्यान रखा करता था। वो उसे रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था, उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आया करता एंड उसने घर पर एक मेड और कुक को भी हायर कर रखा था ताकि निकिता को कोई भी प्रॉब्लम ना। एंड दिस वॉज ऑल बिकॉज निकिता की तबीयत थोड़ी ख़राब रहा करती थी एंड इसीलिए उसने निकिता का ध्यान रखने के लिए अपनी मॉम को भी दिसंबर में ही घर बुला लिया था एंड ऑल ही वांटेड कि उसकी वाइफ होने वाले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो
एंड फिर 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने व्योम रखा। एंड व्योम के आने के बाद अतुल को लगा था कि अब हमारी लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां होंगी, बट ही वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि बेटे के पैदा होने के बाद निकिता का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। एंड उसने अतुल से ये कहा कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड जो रीजंस मुझे केस स्टडी के टाइम पे पता चले हैं, अब वही रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ। उसका फर्स्ट रीज़न था कि उस टाइम पर निकिता काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, विच इज़ ट्रू। गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड इज़ नॉट अ ईजी। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज दैट शी वॉज मेंटली जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। एंड इसी टाइम पे फर्स्ट लॉकडाउन भी लगा था। एंड एज यू ऑल नो, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा केसेस आए थे कोरोना के। एंड लोगों को अपने घर से बाहर रहने को मना किया गया था। सो उस टाइम पर ना तो मेड मिल रही थी और ना ही कोई शॉप खुलती थी। बट निकिता को कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए अतुल ने बड़ी मुश्किल से एक लेडी को एज अ हाउस हेल्प रखा था। अब पूरा दिन निकिता सिर्फ रेस्ट किया करती थी एंड अपनी मॉम से फ़ोन पर बातें किया करती थी। वहीं अतुल अपने ऑफिस के काम के साथ-साथ घर का काम भी किया करता था एंड इवन वो बच्चे को भी सँभालता था। सो एट दिस पॉइंट, क्योंकि निकिता काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी, क्योंकि अब उस पर अतुल के अलावा बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड यही रीज़न था अतुल को लगा कि शायद निकिता को वापस अपनी जॉब जॉइन कर लेनी चाहिए, सो दैट उसका माइंड डाइवर्ट होगा और वो वापस काम करेगी, सो शी विल फील बेटर। एंड इसीलिए उसने निकिता को प्रोग्रामिंग भी सिखाई। उसने उसका रेज्यूमे बनाया और उसकी जॉब के लिए बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई भी किया। फाइनली उसने निकिता को एक जॉब भी दिलवा दी। लेकिन जॉब लगने के बाद सिचुएशन और भी वर्स हो गई थी निकिता की साइड से, क्योंकि जॉब लगने के बाद निकिता अतुल से पैसों की डिमांड करने लगी थी और उसने उससे कहा कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। एंड वो जॉब लगने से पहले भी अतुल से पैसे मांगा करती थी, बट नाउ एट दिस पॉइंट उसे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे ये पैसे अपने बिजनेस में लगाने थे। एंड ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी जो निकिता एंड उसके घर वाले अतुल से मांग रहे थे। पहले तो उन्होंने 3 लाख मांगे एंड फिर 9 लाख एंड फिर 4 लाख। एंड ये रकम बहुत बड़ी थी इवन टू गिव हिज वाइफ, बट काफ़ी सोचने के बाद अतुल को उन्हें ये पैसे देने ही पड़े। And let me tell you, this was all going on while the first lockdown was happening. And फिर लगा सेकेंड लॉकडाउन, जब निकिता की तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी थी। एंड इसी वजह से निकिता की मॉम निशा उनके घर रहने लगी थी। एंड जब निशा जी उनके घर रहने आई, दैट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू द अतुल। हर रोज निशा जी अतुल से 50 लाख देने को कहती थी बिकॉज अलेजिडली उनके परिवार को जोधपुर के एक सेंट्रल एरिया में एक घर लेना था। बट अतुल ने उन्हें इसके लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसने पहले से ही उन्हें 16 लाख रुपए दे रखे थे और इस टॉपिक पर अब उनके घर में रोज लड़ाइयाँ हुआ करती थी। एंड अलेजिडली ऑन 17 मई 2021 को निकिता अपना सारा सामान और बेटे व्योम को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। एंड अब वो दिल्ली में ए सेंचुर नाम की एक कंपनी में जॉब कर रही थी एंड अपने बेटे के साथ वहीं रहा करती थी। उसका परिवार जौनपुर में रहा करता था। मीनवाइल अतुल अकेला बैंगलोर में रह रहा था। कट टू 2024, अतुल की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके ऊपर 9 केसेस रजिस्टर किए गए थे, इंक्लूडिंग डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स एंड डिवोर्स। एंड इन्हीं केसेस में से कुछ केसेस अतुल के परिवार पर भी थे। एंड उनमें से एक केस था, अपेरेंटली वो लोग निकिता से दहेज मांग रहे थे और इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी कर चुके थे। एंड इन टोटल निकिता ने 9 फॉल्स केसेस फाइल किए थे अतुल के अगेंस्ट। एंड अब अतुल के साथ साथ उसकी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ रहा था। और इतना ही नहीं, अतुल को अपने बेटे से भी नहीं मिलने दिया जाता था और अब उसे अपने बेटे व्योम से मिलने के लिए भी तरसना पड़ रहा था। पिछले 3 सालों में अतुल मल्टीपल टाइम्स बैंगलोर से जौनपुर जा चुका था कोर्ट में प्रेजेंस लगाने के लिए। एंड उसकी फैमिली को भी कई बार कोर्ट जाना पड़ता था। एंड अतुल अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर कोर्ट की हियरिंग्स के लिए जाया करता था और कभी जज नहीं होती थी तो कभी लॉयर्स की स्ट्राइक हुआ करती थी, जिसकी वजह से अतुल का ऑल द वे बैंगलोर से जौनपुर ट्रैवल करना वेस्ट हो जाता था। एंड जब अतुल ने निकिता से केस को सेटल करने की बात कही तो निकिता ने अतुल से 1 करोड़ की मांग की थी।
जो कि आगे जाकर उसने 3 करोड़ कर दिए थे। एंड क्योंकि अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो कोर्ट्स की हियरिंग में जाता रहे। एंड अतुल के केस की जो जज थी रीता कौशिक, वो भी करप्ट थी। रीता कौशिक ने अतुल से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी फॉर द सेटलमेंट ऑफ दिस केस। एंड नाउ ऑल दीज थिंग्स वाज गेटिंग ऑन हिज नर्व्स, क्योंकि अब सब लोग उससे सिर्फ पैसे की डिमांड कर रहे थे, चाहे वो निकिता हो या फिर उसके इन लॉज या फिर उसका लॉयर और या फिर इस केस की जज ही क्यों ना हो। और जब एक बार अतुल ने जज को कहा कि ये सारे केसेस फॉल्स हैं एंड उसकी वाइफ अपने राइट्स का मिसयूज कर रही है, तो जज ने अतुल से ये कहा कि वो तुम्हारी वाइफ है एंड यहाँ तो ऐसा ही होता है। जिसके आंसर में अतुल ने कहा कि इन्हीं फॉल्स केसेस की वजह से न जाने कितने हस्बैंड्स अपनी जान ले लेते हैं। जिसके आंसर में निकिता ने कहा कि तुम भी अपनी जान क्यों नहीं ले लेते फिर। एंड डू यू नो व्हाट्स इवन मोर डिस्गस्टिंग देन हर कमेंट, जज रीता का इस स्टेटमेंट पर हंसना। एंड इसके बाद जज रीता ने निकिता को कोर्ट रूम से बाहर भेज दिया एंड अतुल से कहा दैट शी नोस कि उस पर लगे हुए सारे केसेस फॉल्स हैं। बट यहाँ पर ऐसा ही होता है और अगर वो चाहे तो रीता कौशिक को 5 लाख देकर इस केस को सेटल करवा सकता है। और इस पॉइंट पर अतुल को ऐसा लग रहा था कि निकिता और उसके इन-लॉज को सिर्फ उसके पैसों से मतलब था। एंड वो लोग पैसों के लिए इतने गिर गए थे कि निशा यानी अतुल की मदर इन लॉ ने एक दिन कोर्ट में ये कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारे मरने की न्यूज़ मिलेगी। जिसके आंसर में अतुल ने कहा कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। और निशा ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली हमें पैसे देगी और वैसे भी पति और परिवार की प्रॉपर्टी पर बीवी का भी हक होता है। और ये सभी बातें अतुल ने खुद उस 24 पेजेस के लेटर में लिखी थी। लास्ट 3 सालों से ये सब लोग अतुल को हरास कर रहे थे एंड नाउ हिज लास्ट होप वाज लो। बट सैडली ये सब भी उसके किसी काम नहीं आया। उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, मदर इन लॉ निशा सिंघानिया एंड जज रीता कौशिक एंड ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया एंड निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया, इन सभी लोगों ने मिलकर अतुल की लाइफ लिविंग हेल बना दी थी। एक तो अतुल इन सभी लोगों का टॉर्चर सह रहा था और ऊपर से वो अपने बेटे व्योम से भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ निकिता कभी भी उसे व्योम से मिलने नहीं देती थी। और अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, इस सब में अतुल की फैमिली को भी सफर करना पड़ रहा था। एंड अब अतुल को लगने लगा था कि ये सब प्रॉब्लम की जड़ वो खुद है और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ये लोग उसके पीछे ही पड़े रहेंगे। और उसने सोचा कि जब वो ही जिंदा नहीं रहेगा तो इन लोगों के पास पैसे, इन लोगों के पास कोई रीजन नहीं होगा उसकी फैमिली को परेशान करने का। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन 8 दिसंबर उसने खुद की ही जान ले ली। 8 दिसंबर को उसने एक 90 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने साथ पिछले 3 सालों से होते आ रहे हरासमेंट के बारे में बताया था एंड एक 24 पेजेस का लेटर लिखा था जिसमें उसने सारे एविडेंसेस अटैच किए थे एंड अपने सारे अक्यूज के नाम भी लिखे थे, ये क्लियर करने के लिए कि आखिर वो खुद की लाइफ क्यों एंड करने जा रहा है। रात के 1 बजे उसने अपने भाई को ईमेल किया और ये वीडियो उसे भेज दिया और अपने नोट को एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया था ताकि ये कभी भी डिलीट ना हो सके। और नेक्स्ट डे ऑन 9 दिसंबर पुलिस को अतुल के घर पर उसकी लाश मिली थी जिसकी चेस्ट पर एक वाइट पेपर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। और देखते ही देखते पूरे इंडिया में इस केस की बातें होने लगी थी। एट द एंड बेंगलोर पुलिस ने ऑन 15 दिसंबर निकिता, उसकी मॉम एंड उसके भाई को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि अतुल अपने बेटे व्योम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए उसकी लास्ट विश थी कि उसके बेटे की कस्टडी उसकी फैमिली को दी जाए ताकि उसके मॉम डैड अपने पोते में कुछ वैल्यूज डाल सकें एंड वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बने। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका बेटा कभी भी निकिता के साथ रहे और उसे अपनी मॉम की सच्चाई पता चले। अतुल की एक विश ये भी थी कि उसकी अस्थियां तब तक नहीं बहाई जानी चाहिए जब तक उसे जस्टिस नहीं मिले, और अगर उसे जस्टिस नहीं मिलता तो जिस कोर्ट में इस केस की हियरिंग हो रही है वहीं के पास के गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाए ताकि सब लोगों को ये समझ आ जाए कि हमारे जस्टिस सिस्टम एंड लॉ पूरी तरह से फेल हो चुका है। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। कोर्ट ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि
इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।